नमस्कार मित्रों, आज हम लोग सीबीएसई पाठ्यक्रम कक्षा 8 की एनसीईआरटी पुस्तक और पूरक पुस्तक के रूप में भारत की खोज का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं पाठ को। सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन काल सन 1889 से 1964 ईस्वी तक था। नेहरू जी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी और गांधी जी के अनुयायी थे। दुनिया भर में इन्हें धर्मनिरपेक्ष, मानववादी तथा विश्व शांति और समाजवादी मूल्यों के लिए जाना जाता है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में ये अपने धर्मनिरपेक्ष, मानववादी तथा विश्व शांति और समाजवादी मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। यह एक महान राजनेता के साथ ही एक लेखक के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। हम लोग पाठ शुरू करते हैं। यह अहमदनगर का किला सब पहला पाठ है और इसके जो भाग हैं उनमें हम देखते हैं। अहमदनगर का किला महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण निजाम शाही सुल्तान मलिक ने कराया था। चांद बीबी ने किले की रक्षा हेतु मुगल बादशाह अकबर की सेना से युद्ध लड़ी थी। किला ऐतिहासिक महत्व का है और वहाँ की एक बहुत मशहूर शासिका चांद बीबी थी। उन्होंने किले की रक्षा हेतु अकबर यानी महान मुगल बादशाह अकबर की सेना से तलवार लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ी, परंतु दुर्भाग्य से उनके ही किसी व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। नेहरू जी कारावास के दौरान 1942 से 1945 तक यहीं रहे। 1944 ईस्वी में यहीं नेहरू जी ने भारत की खोज पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से लिखी। यह किला ऐतिहासिक महत्व का है। वर्तमान में यह किला पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। इसमें यह भाग है अतीत का भार। नेहरू जी किले में बागवानी शुरू कर दिए, जैसा कि अन्य जिलों में वह करते थे। किले की खुदाई के समय वहां उन्हें प्राचीन दीवार, कुछ गुम्बद और इमारतों के ऊपरी हिस्से देखने को मिले। और जब वो किले में थे उसी समय किले की खुदाई भी चल रही थी, तो वहाँ पर उन्हें खुदाई में प्राचीन दीवार, गुंबद और अन्य चीज़ें मिली। और उसके आगे खुदाई बंद कर दी गई क्योंकि उसके पास उतने मतलब कि संसाधन नहीं थे। तब नेहरू जी ने अपने कार्य को लिखने में परिवर्तित कर दिया। भारतीय खोज लिखने में इन्होंने अपने इन अनुभवों से काम लिया। नेहरू जी का मानना है कि दबाव बुरा या भला दोनों ही रूपों में प्रभाव डालता है। ऐसे लोग जो कि पुरानी सभ्यताओं से परिचित हैं, उनके लिए यह दम घोंटू जैसा होता है। किसी भी तरह का दबाव हो, चाहे भला हो या बुरा हो, निश्चित रूप से व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव डालता है। और खास करके ऐसे व्यक्ति जो पुरानी सभ्यताओं को मानने वाले हैं, उनके लिए तो यह बहुत ही ज़्यादा कष्टकर होता है। लेखक के मन में यह प्रश्न रहता है कि आखिर उसे प्राचीन से क्या हासिल है। लेखक को भारतीय सभ्यता की हैरत अंगेज साहसिक कार्य भारतीय हैं, वह इन्हीं का वारिस अपने को मानता है। जो भी उसके दुख के क्षण रहे या उत्साह के क्षण रहे, उनसे उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु जो उसके साहसिक कार्य थे, वह उसको बहुत भाते थे। इसी विशेष विरासत का विचार उसे वर्तमान पर लागू करने की इच्छा है। साहसिक कार्यों में आप जानेंगे कि वो विश्व से भारतीयों का पूरा प्राचीन में जो संपर्क रहा सिंधु घाटी सभ्यता में, उसकी बात लेखक कर रहा है। लेखक के मन में यह जानने की उत्सुकता रहती है कि भारत क्या है। भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति कैसे खो दी। क्या कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सकता है। इन्हीं बातों को जानने के लिए लेखक ने भारत को एक विदेशी आलोचक की दृष्टि से देखने की कोशिश की। भारतीय न होकर जिस प्रकार से एक बाह्य आलोचक किसी वस्तु का वर्णन करता है, ठीक वैसे ही नेहरू जी ने भी विदेशी आलोचक के रूप में भारत का अध्ययन किया है। वह जानना चाहते थे कि विशेष तत्व आखिर क्या है जो भारत को हजारों सालों से इसकी सभ्यता को टिकाए हुए है। तलाश अब दूसरा जो भाग है इसका, लेखक भारत को जानने के लिए इसकी प्राचीन सिंधु सभ्यता के गौरवपूर्ण अवशेषों का अध्ययन करता है कि कैसे यह 5-6 हजार तक निरंतर और विकासमान रहकर पारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से बराबर संपर्क में रही। लेखक ने प्राचीन साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर में भारत की उपलब्धियों की जानने की कोशिश करता है। न केवल संपर्क की, बल्कि वहाँ पर जो उपलब्धियाँ भारत ने प्राप्त की थी, उनको वह जानने की कोशिश करता है। लेखक ने नदियों, पहाड़ों, पौराणिक कथाओं, गंगा के उपजाई मैदानी तट, अजंता एलोरा की गुफाओं के चित्र, पुराने स्मारकों के खंडारों, धार्मिक रीति रिवाज और आस्थाओं जैसे हरिद्वार में सामूहिक गंगा स्नान का अध्ययन किया। भारत की शक्ति और सीमा, यह तलाश भाग में ही उपभाग है। उसने अशोक के स्तंभ, शिलालेख तथा अकबर के दरबार और उसकी उदारता की गाथाओं के माध्यम से विलक्षण भारतीय संस्कृति की गहराई को जाना।
ऐसी विलक्षणता के बावजूद भारत का पिछड़ जाने का भारतीय संस्कृति में उत्तरोत्तर गिरावट है। क्योंकि प्राचीन में भारतीय संस्कृति बहुत ही समृद्ध थी, विदेशों में भी इसके संपर्क थे, विदेशों में बहुत सारी उपलब्धियां थी, परंतु ऐसी क्या बात थी कि वह पूरी तरह से पिछड़ गई। तकनीकी में पश्चिमी देश आगे निकल गए और भारत पिछड़ गया, तो उसके बीच में क्या कारण थे, उसके क्या कारण थे, उसको वह जानने की कोशिश करता है। जीवन की लालसा और उद्यमिता में कमी, नई खोजों की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति, ब्रह्मांड के रहस्य भेदने की जगह भाष्यकार, यानी जो प्राचीन में था उसका विपरीत जो उत्तरोत्तर होता गया। साहसिक कार्यों से सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार की जगह महासागरों को पार न करने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने ले लिया। यानी उत्तरोत्तर में जहाँ पर हम साहसिक कार्य करते थे, विदेशों में संपर्क साधते थे, अन्य देशों में अपनी अपनी उपलब्धियों का प्रसार करते थे, वहाँ पर संकीर्ण रूढ़िवादिता थी कि अब समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, ने ले लिया। मानसिक जड़ता और थकावट की इस हालत में भारत का पतन, जबकि दूसरे देश प्रगति की राह पर बढ़ते गए, और ऐसी स्थिति ही भारत को पतन के कगार पर ले आई। भारत की तलाश में आगे हम देखते हैं, लेखक कहता है कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्तरोत्तर पतन के बावजूद भारतीय संस्कृति की निरंतरता बनी रही। पुनर्जागरण के कारण पुराने अच्छे मूल्यों को संरक्षित कर नए मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित है। ऐसा नहीं हुआ कि भारत पूरी तरह से नष्ट हो गया या उसका पतन हो गया, बल्कि उसमें बीच बीच में ऐसे लोग थे या पुनर्जागरण होता रहा जिन्होंने जो भारतीय पुराने मूल्य थे, जो कि सार्थक थे, जो लाभदायक थे, उनको संरक्षित किया और नए मूल्यों से उसका सामंजस्य स्थापित किया। लेखक को पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों, सांस्कृतिक उपलब्धियों से उसको संतुष्टि नहीं मिली और उसकी तलाश पूरी नहीं हुई। यानी ये सब जो उसने अध्ययन किया या अवशेष देखे या उम, विश्व की उपलब्धियाँ देखी विश्व में भारत की, उससे उसका संतुष्टि नहीं मिली। तब लेखक का ध्यान वर्तमान मध्य वर्ग पर भी गया, जो बंदिशों से आज़ाद और तरक्की करना चाहता था। अंग्रेजी शासन में उसमें विद्रोह की भावना का जन्म हुआ, परंतु वह अंग्रेजों को हटाना चाहता था, ढांचे को नहीं। जो मध्य वर्ग होता है, बहुत ही संघर्ष करता रहता है, आत्मसंघर्ष, क्योंकि वह उत्तरोत्तर उच्चतर व्यवस्था प्राप्त करना चाहता है। परंतु इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना साहस नहीं था कि जो बाह्य ताकतें थी यानी ब्रिटिश सरकार थी उनके खिलाफ जा सके। बस वो चाहता था कि अंग्रेज किसी तरह से हट जाएँ और वो जो ढांचा है वैसा ही बना रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में जन भागीदारी के उद्देश्य से भारतीय ग्रामीण जनता से नेहरू जी का संपर्क स्थापित हुआ, जो कि मध्य एवं बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा उपेक्षित हो गया था। जब स्वतंत्रता आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया, अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत से निकालने की बात आई, तब एक अभियान चलाया गया। गांव के लोगों को, किसानों को इसमें जोड़ने की बात हुई और इसी दौरान भारत में नेहरू जी का ग्रामीण लोगों से संपर्क स्थापित हुआ। ग्रामीण जनता से सरोकार होने पर नेहरू जी भारतीय संस्कृति के प्राचीन सार्थक मूल्यों से रूबरू हुए। जहाँ पर शहर में सब कुछ भूल रहे थे लोग, सब कुछ थकावट हो रहा था, सब पतन की तरफ बढ़ रहा था, परंतु जैसे ही गांव में नेहरू जी गए, वहाँ पर उन्हें भारतीय संस्कृति के पुराने मूल्यों का पता चला। आगे का भाग है भारत माता। नेहरू जी शहरों में हिंदुस्तान और भारत भारत के नाम पर जिसकी स्थापना हुई है की चर्चा के लिए भाषणों का सहारा लिया करते थे, परंतु गांवों में किसानों को भारत के सभी हिस्सों में एक जैसी समस्याओं, गरीबी, कर्ज, जमींदारी, महाजनी, भारी लगान तथा पुलिस के अत्याचार की कहानी सुनाकर उन्हें एकजुट अखंड भारत के बारे में सोचने को प्रेरित किया। जहाँ पर उन्होंने यह शहर में भाषण का सहारा लिया, परंतु गांव की भोली भाली जनता थी और वो बिल्कुल अलग रहती थी, उनका अपना साम्राज्य था। उन सबको एक करने के लिए उन्होंने पूरे जितने भी ग्रामीण थे उनके पास वो जाते थे और उनको यह बताते थे कि देश के अन्य भागों में भी जो किसान हैं उनके साथ भी वही समस्या है जो इनके साथ हो रही है, और उससे उनको एक तारतम्य, एक सामंजस्य और उनमें आपस में जुड़ाव की भावना को पैदा करना था। अक्सर सभाओं में भारत माता की चर्चा करते तो लोगों के भिन्न भिन्न मत सामने आते। इसी बीच एक जाट ने इस देश की मिट्टी को भारत माता बताया। यानी भारत माता क्या है प्रश्न करने पर एक जाट, जो कि जाट अक्सर खेती के लिए मशहूर होते हैं, उसने कहा कि यह भारत की मिट्टी है। कुछ लोगों ने और जवाब दिया कि जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, यहाँ के पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, झरने इत्यादि सब भारत माता ही हैं।
अंत में नेहरू जी ने सबको समझाया कि इन सब के अलावा भी भारत माता बहुत कुछ है और वह भारत माता भारत की समस्त जनता है जो इसके भूभाग पर फैली हुई है और वास्तव में यही भारत माता है। आगे हम देखते हैं इसकी जन संस्कृति। भारतीय लोक प्रचलित संस्कृत प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पौराणिक कथाओं में सर्वत्र समानता है। रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं तथा जनमानस के मस्तिष्क में अंकित हैं। यानी जो प्राचीन दर्शन है, परंपरा है, इतिहास है, मिथक है या फिर पौराणिक कथाएं हैं, वहाँ जहाँ भी कहीं जाएंगे भारत के किसी भी भाग में तो वहाँ पर आपको समानता देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार से जो महाग्रंथ हैं हमारे रामायण और महाभारत, यह और या गीता या अन्य जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनका भी जो है जनमानस के मस्तिष्क में अंकन है, अर्थात उनको बहुत से लोगों को याद है या फिर उसके कुछ पदों को वो लोग जरूर याद किए हैं। ग्रामीण अनपढ़ लोगों को भी सैकड़ों पद जुबानी याद होते हैं। भारतीयों में बलिष्ठता और आकर्षण सदियों से प्रसिद्ध है। यानी ये सब होने के बावजूद भारतीयों का जो सौष्ठव है यानी शरीर की बनावट है और जो उनमें आकर्षक है व्यक्तित्व है, वो आज से नहीं बल्कि प्राचीन सभ्यता से ही प्रसिद्ध रहा है। हैरतअंगेज बात यह है कि भयानक कष्टों के बावजूद भारतीयों का सौंदर्य बना हुआ है। यह एक बड़ी मतलब कि आश्चर्यजनक बात है कि इतने कष्ट हुए, इतनी बाहरी विपत्तियां आईं और लगातार युद्ध में निरंतर उनका पतन होता गया भारतीयों का और उन्हें हर तरह के कष्ट मिले, जीवन उनका कुचल दिया गया, परंतु इसके बावजूद भारतीयों का सौंदर्य वैसे का वैसा बना हुआ है। गरीबी और सैकड़ों विपत्तियों की मार जिंदगी को कुचल रखी थी दिया था। भारत में स्थितियों को स्वीकारने की प्रवृत्ति के साथ साथ नम्रता और भलमनसाहट हजारों वर्ष की संस्कृति की ही देन है। इतना सब होता था, विपत्तियां आती थी, कष्ट आते थे, जीवन बिल्कुल एकदम से निराश्रय हो जाता था, परंतु भारतीयों में एक जो स्वीकार करने की प्रवृत्ति है, सामंजस्य की प्रवृत्ति है और उनमें नम्रता और जो भलमनसाहट है, अच्छाई है, अच्छाई का गुण है, मतलब सबके साथ अच्छा विचार करने का गुण है, यही भारतीय संस्कृति की हजारों साल की देन है। तो मित्रों, ऐसे मुझे उम्मीद है कि आपको जो दोनों भाग हैं भारत की खोज के समझ में आए होंगे। अब हम लोग इनके प्रश्न अभ्यासों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न जो भी आए हैं, तो प्रथम प्रश्न है पहला, नेहरू जी ने भारत की खोज पुस्तक कब, कहाँ और किस नाम से लिखी? तो यह आपने शुरू में ही जान लिया कि यह पुस्तक जो कि 1944 में अहमदनगर में और किस नाम से लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से लिखी गई। नेहरू जी अहमदनगर किले में क्या क्या काम किए? तो नेहरू जी ने अहमदनगर किले में बागवानी की और साथ में खनन के कार्य में भाग लिया। चांद बीबी कौन थी? उनकी प्रसिद्धि का क्या कारण है? तो चांद बीबी एक मशहूर शासिका थी जो कि अहमदनगर की शासिका थी और उनकी प्रसिद्धि का कारण है क्योंकि उन्होंने अहमदनगर के किले की रक्षा के लिए मुगल बादशाह अंग्रेज की सेना के साथ तलवार लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ी थी। नेहरू जी को किस बात का दबाव महसूस होता है? नेहरू जी को दबाव महसूस होता है कि आखिर वह उनकी विरासत क्या है? क्या वो जो है विजयों का उल्लास है या पराजयों का दुख है या फिर साहसी कार्यों से विश्व के अन्य देशों से भारत का संपर्क है? ये सब सारे दबाव उनके ऊपर हमेशा बने रहते हैं कि आखिर उनकी जो विरासत है यानी उनको जो पूर्वजों से मिला है वह क्या है। लेखक भारत को जानने के लिए क्या करता है? तो लेखक ने भारत को जानने के लिए इसके जो पुराने प्राचीन भवनों के अवशेष हैं उनको देखता है, उनका अध्ययन करता है, इनकी जो है रीति रिवाजों का अध्ययन करता है, नदी, पहाड़, झरने, प्राकृतिक संपदाओं का अध्ययन करता है। इसके अलावा पुराणों या ग्रंथों, महाग्रंथों का अध्ययन करता है या उनको जानने की कोशिश करता है, भारत की संस्कृति का अध्ययन करता है, भारत की विदेशों में उपलब्धियां हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है, वो सब सारी चीज़ों का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत प्राचीन विशेषता है कि वह 5-6 हजार साल तक नियमित रूप से परिवर्तनशील और विकासमान रही है। वह एक सभ्य नगरी सभ्यता थी और उसकी
विशेषता क्या थी कि 5-6 हजार साल तक लगातार वो परिवर्तनशील और विकासमान रही है। लेखक ने भारत का प्राचीन गौरव जानने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लिया, तो जैसा कि हमने पहले ही प्रश्न में बताया था कि उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों और लोगों से संपर्क, इसके अलावा बुद्धिजीवी वर्ग से लेके किसानों तक का उन्होंने सहारा लिया। भारत विश्व के अन्य देशों से क्यों पिछड़ गया? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई जब जहाँ विश्व के सारे देश तरक्की कर रहे थे वहाँ भारत पिछड़ कैसे गया? तो इसका उत्तर है, चूँकि भारतीय जो प्राचीन संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो तो बहुत समृद्ध थी। लोग जो है साहसिक कार्य करते थे, उनमें जो है विज्ञान और चमत्कार के प्रति हमेशा उत्सुकता रहती थी। विश्व में अपनी उपलब्धि छोड़ने के लिए विदेशों से संपर्क उनके स्थापित किए, परंतु धीरे धीरे इनका उत्तरोत्तर विनाश होता गया, पतन होता गया, और वहाँ पर जो संकीर्ण सोच ने वहाँ पे स्थान ले लिया, और लोग जहाँ पर महाग्रंथ लिखे जाते थे उसके भाष्यकार बनने लगे, और जो समुद्री यात्रा को पूरी तरह से उन्होंने वर्जित कर दिया, उसको पाप माना गया, और इन्हीं सब कारणों से तकनीकी के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। अतः वह अपना भारत पिछड़ गया। स्वाधीन आंदोलन में जन भागीदारी के लेखक ने ग्रामीणों को क्या बताया? तो ग्रामीणों के पास जब नेहरू जी जाते हैं और उनको एक भारत का होने का गर्व दिलाने के लिए भारत के कोने कोने में किसानों की एक जैसी समस्याओं को रूबरी कराते हैं, जिसमें गरीबी, कर्ज, पुलिस का अत्याचार, जमींदारी प्रथा, सबकी बात बताते हैं कि जैसे आपके साथ घटित हो रहा है वैसे ही भारत के कोने कोने में किसानों के साथ घटित हो रहा है। अतः यह एक भारत, संपूर्ण भारत है। प्रश्न अभ्यास जो अगला है, भारत माता के प्रश्न पर जाट ने क्या उत्तर दिए? तो आपको पहले ही बताया, जाट ने क्या उत्तर दिया कि भाई यही जो धरती है यही हमारी भारत माता है। लेखक ने लोगों को भारत के माता के बारे में क्या बताया? तो लेखक ने बताया कि यहाँ की संपूर्ण जनता जो समस्त भारत के भूभाग पर फैली हुई है, वास्तव में वही भारत माता है, और भारत माता की जय का तात्पर्य है मेरी जय, आपकी जय। भारतीय संस्कृति आज भी ग्रामीणों और निरक्षरों में किस रूप में मौजूद है? इसका उत्तर आप देखिए, क्योंकि भारतीय जो ग्रामीण हैं वो निरक्षर और क्या हैं, निरक्षर हैं, लेकिन उनमें एक बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत सारे जो प्रचलित कहानियां हैं, दंत कथाएं हैं, या धर्म ग्रंथों के जो पद हैं उनको उन्होंने याद रखा हुआ है, और वो अपने दैनिक जीवन में उनका प्रयोग करते रहते हैं। कई बार उनको कहावत के रूप में प्रयोग करते हैं, या कई बार जो पौराणिक ग्रंथों के नायिका थी उनका उनको स्मरण रहता है, और अपने जीवन में उनको ढालने का प्रयास करते हैं। वह कौन सी विशेषता है जिससे भयानक दुर्भाग्य भी भारतीय संस्कृति को नहीं मिटा सका? तो इसका उत्तर आपको आसानी से, मुझे लगता है कि अब समझ में आ रहा होगा कि लगातार विनाश हो रहा था, पतन की तरफ भारत बढ़ रहा था, फिर भी कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं, कुछ ऐसे लोग थे, पुनर्जागरण का वो समय कह के लोगों को कह लीजिए, व्यक्तित्वों को, या फिर ग्रामीण संस्कृति की बात कर लीजिए, कुछ ऐसी बातें थी जो कि भारत की जो प्राचीन बहुत ही गौरवपूर्ण संस्कृति है वह मिट नहीं सकी, क्योंकि उसमें स्वीकारने की भावना थी, उसमें सामंजस्य की भावना थी। परिस्थितियों के विपरीत भी वह सामंजस्य रखने की अद्भुत क्षमता रखता है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आपको ये पाठ बहुत ही पसंद आया होगा, और सबको धन्यवाद।